हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्योंकि इससे पहले हम जो हमारा मुश्किल सारा टॉपिक था दैट इज मरमर्स, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, दैट इज मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो आपका मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल होता है, इसमें मतलब हम क्या चीज सीखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें एक्शन पोटेंशियल किस तरह आता है, मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसमें ना चार फेजेस होते हैं। अब उन फेजेस को समझने के लिए ना मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको ना अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि फर्ज करें ये आपका एक सेल है। ठीक है, फर्ज करें कि ये मैंने ना एक सेल ले लिया है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जस्ट फॉर मतलब कि हम इसको समझने के लिए कि हम कहते हैं कि ये एक सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, आप सबको पता है कि हमारा जो सेल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा पोटाशियम होता है। तो हमारे जो हार्ट के सेल्स होते हैं इनके अंदर पोटाशियम होता है और बाहर क्या होता है, बाहर होता है सोडियम। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो फेज जीरो होता है ना, फेज जीरो, हमारे जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना इनके ऊपर एक चैनल लगा होता है। इनके ऊपर क्या होता है, एक चैनल होता है जिसको हम सोडियम चैनल कहते हैं। तो ये मैंने जो ग्रीन कलर का बनाया है ये क्या है, ये आपका ऐसा चैनल है कि जब भी ये ओपन होगा तो ये क्या करेगा, ये सोडियम को मतलब कि सोडियम का अप स्ट्रोक करेगा। जो सोडियम होगा वो सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब होता ये है देखिए, जैसे ही इसको एक्शन पोटेंशियल मिलता है, जैसे जो हमारा हार्ट का सेल है जैसे ये एक्साइट होता है, तो ये वाला जो चैनल होता है ना ये होता है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसका नाम क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये ओपन होगा और होगा क्या कि हमारा बड़ी स्पीड के साथ जो सोडियम है वो सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब होता ये देखें, अब सोडियम जाने से पहले जो हमारा सेल था ना उसकी जो इनसाइड मेम्ब्रेन थी वो पहले थी नेगेटिव। ठीक है, वो क्या थी, पहले नेगेटिव थी। अब चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे सेल के अंदर जा रहा है तो जो जो सेल मेम्ब्रेन पहले अंदर से नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन पहले नेगेटिव थी अब वो क्या हो जाएगी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो अब क्या हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर हम इसको ग्राफ की मदद से बनाए देखें, हमने कहा था कि हमारा जो मतलब होता है ना ये हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, दैट इज -85 मिली वोल्ट। आपके हार्ट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, दैट इज -85 मिली वोल्ट, माइनस में होता है। अब होता यह है कि जैसे ही आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, आपके सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो आपका जो ये माइनस वाला चार्ज है ये सीधा सीधा किस पे चला जाता है, प्लस में। और ये तकरीबन तकरीबन बुक्स कहती हैं कि ये +20 पे चला जाता है। कहाँ पे, +20 पे। तो आपने याद रखना है कि पहले ये -85 पे होगा, बाद में ये +20 पे चला जाएगा। मतलब कि ये क्यों जा रहा है कि जो हमारा सोडियम है दैट रश इनटू द सेल, वो हमारे सेल के अंदर चला गया है और उसने हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। फिर क्या होता है देखिए, जैसे ही हमारा +20 पे जाता है ना सोडियम, मतलब सोडियम हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको +20 पे ले जाता है, तो होता ये है कि यहाँ पे जाके हमारे नए चैनल्स ओपन हो जाते हैं। उस चैनल का नाम क्या है, दैट इज पोटाशियम। तो यहाँ पे जो मैं येलो कलर का बनाऊंगा ये क्या करेगा, ये जो आपका पोटाशियम सेल के अंदर है ना, इस पोटाशियम को सेल के बाहर ले आएगा। इसमें क्या होगा, आपका पोटाशियम चैनल ओपन होगा। इसमें क्या होता है कि देखिए, पोटाशियम चैनल जैसे ही ओपन होगा तो आपका जो पोटाशियम है वो सेल के बाहर जाना शुरू हो गया है। तो जो ग्राफ आपका +20 पे चला गया था अब वो क्या होगा, वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, जो मैंने येलो कलर का बनाया। ठीक है, तो हम इसको साथ साथ लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने कहा कि जब भी हमारे हार्ट के पास मैसेज आता है तो हमारा सबसे जो पहला फेज होता है उस फेज का नाम क्या है, दैट इज फेज जीरो। फेज जीरो में क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं ना, वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। तो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं ये क्या होंगे, दे विल ओपन, ये ओपन होंगे। और सोडियम का क्या होगा, अप स्ट्रोक, जो सोडियम होगा वो हमारे सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सोडियम क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। जब सोडियम सेल के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो चार्ज पहले कितना था, -85 था, कितना था, माइनस में था, -85 था, वो पहले जीरो पे जाएगा और फिर +20 तक चला जाएगा, +20 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि फेज वन के बाद जो दूसरा फेज होता है दैट इज योर फेज टू, ओ सॉरी फेज वन। पहले फेज जीरो था, अब क्या है, अब आपका फेज वन है। फेज वन में आपकी बुक ने लिखा हुआ है देयर इज इनिशियल रीपोलराइजेशन, कि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटाशियम जो चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख लें। देखें,
आपने याद रखना है, जब भी आपकी मेम्ब्रेन एक्टिवेट होती है ना, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और जब भी आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो चुकी है, वो इनएक्टिव हो गई है, ठीक है। तो पहले हमने कहा कि जो फेज जीरो है ना, इसमें हमारे जो मेम्ब्रेन है उसका पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया है, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन फेज, इसमें डीपोलराइजेशन होती है। लेकिन जैसे ही आपका जो चार्ज है वो +20 पे जाता है, तो फेज वन स्टार्ट हो जाता है। फेज वन में क्या होता है कि आपके जो सोडियम चैनल है, ठीक है, जो आपके सोडियम चैनल है ये क्लोज हो जाते हैं, सोडियम चैनल विल क्लोज। बट हाँ, जो आपके पोटाशियम चैनल होंगे, ठीक है, जो आपके पोटाशियम चैनल होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल क्लोज, बट जो पोटाशियम चैनल होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन होंगे। और आपका जो चार्ज पहले +20 था, अब वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जो मैंने येलो कलर का बनाया। तो अब आपको इसकी समझ आ रही होगी कि ये जो येलो कलर वाला पॉइंट है ये क्या है, इट इज फेज वन, ये फेज वन है। और ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, जो आपका +20 वाला पॉइंट है, इट इज फेज जीरो, ये फेज जीरो है। तो अभी तक हमने दो फेज पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेज टू। जो फेज टू है ना, इसको हम प्लेट्यू फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखें, ये जो फेज टू है इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा। इसमें जो आपकी मेम्ब्रेन है वो तकरीबन तकरीबन उसका जो चार्ज है वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि ये ऐसा फेज है, क्योंकि ये ऐसा फेज है जिसका नाम फेज टू है। इसमें दो चैनल्स ओपन होते हैं। क्या होता है, आपका जो पोटाशियम है वो सेल के बाहर जा रहा है, लेकिन इसके बदले में जो कैल्शियम है वो क्या आ रहा है, वो सेल के अंदर आ रहा है। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है और पॉजिटिव ही अंदर आ रहा है, तो ये दोनों चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, P2 फेज या फिर प्लेट्यू फेज। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेट्यू फेज या फिर P2 फेज। फिर आपने याद रखना है कि अच्छा, जो P2 फेज है इसके दौरान क्या होता है, देखिए आपने कहना है कि फेज टू के दौरान हमारे पास क्या मिलता है। देखिए जो फेज टू है इसमें पोटाशियम का ई फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। जो आपका पोटाशियम है वो सेल के बाहर जा रहा है, लेकिन जो कैल्शियम है उस वो क्या हो रहा है, उसका इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। पोटाशियम का ई फ्लक्स, लेकिन जो कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। तो ये जो दोनों इनफ्लक्स और ई फ्लक्स हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो चूंकि एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेट्यू फेज, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेट्यू फेज। और ये हमें किसके अंदर मिलता है, फेज टू के अंदर, ठीक है। तो प्लेट्यू फेज, कैल्शियम इनफ्लक्स और आपका जो पोटाशियम होता है वो ई फ्लक्स होता है, ठीक है। कैल्शियम इनफ्लक्स जो होता है वो ट्रिगर करता है कैल्शियम रिलीज को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वही बात उसने लिखी है कि जब आपका कैल्शियम अंदर जाएगा तो उससे आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो ये उसने लिखा, देखिए अब आपका जो कैल्शियम है, जो आपके कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ है ना, ये कैल्शियम क्या करेगा, देखिए आपके हार्ट के जो सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर एक स्टोरेज फॉर्म है किसकी, कैल्शियम की। उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे आपका क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। और ये कैल्शियम रिलीज जो हुआ है ये क्या कराएगा, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। तो इस प्लेट्यू फेज के दौरान अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हार्ट क्या करता है, तो आपने कहना है इस प्लेट्यू फेज के दौरान हमारा जो हार्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसका सिस्टोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम जो बाहर से आया है वो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा और हमारे कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, जिससे क्या होगा, आपका कैल्शियम जो रिलीज हुआ है वो क्या करा देगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। इस वजह से जो कुदरत है उसने इसका इस फेज को लंबा रखा है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। इसको हम कहते हैं P2 फेज, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा P2 फेज की भी समझ आ गई है। अब हमारा जो फेज स्टार्ट होता है ना, मैं रेड कलर का बनाऊंगा और उसका नाम है P3 फेज, ठीक है। इसको हम फेज थ्री कहते हैं। और इस फेज थ्री के अंदर आपका जो ग्राफ होगा वो दोबारा से नीचे आ जाएगा। क्यों होगा, देखिए P3 के अंदर आपने याद रखना है कि आपके अंदर क्या होता है, मैसिव, ठीक है, मैसिव पोटाशियम ई फ्लक्स। जो आपका पोटाशियम होगा वो बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, ठीक है। मैसिव पोटाशियम ई फ्लक्स होगा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड स्लो डिलेड रेक्टिफायर कैल्शियम चैनल एंड क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। देखिए जो आपका P2 है ना, जब आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, तो आपका जो अगला फेज स्टार्ट होता है उसका नाम है फेज थ्री। उसका नाम क्या है, फेज थ्री। ये जो फेज थ्री है, दिस फेज इज ऑफ रैपिड रीपोलराइजेशन। इसमें जो आपकी मेम्ब्रेन है उसकी क्या होती है, उसकी रीपोलराइजेशन होती है। मतलब के इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा पोटाशियम आपका ई फ्लक्स होगा। तो मैसिव पोटाशियम ई फ्लक्स, पहला काम क्या होगा, मैसिव पोटाशियम ई फ्लक्स। सेकंड काम ये होगा कि बहुत सारा पोटाशियम जो कि बाहर जा रहा है, तो आपके जो कैल्शियम कैल्शियम गेटेड है ना, मतलब कैल्शियम
वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल वो क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए कैल्शियम क्लोज हो गया है लेकिन पोटाशियम आपका सेल के बाहर जा रहा है, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जाई जा रहा है तो इसमें क्या होगा, इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। इस फेज को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। और इसमें जो आपका ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो रेड कलर का मैंने फेज बनाया ना, इसका नाम क्या है, फेज 3। इट इज कॉल्ड फेज 3। और ये आपका वो वाला फेज है जिसमें आपके अंदर रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फेज 3 है, इसके बाद एक -85 पे जब आ जाता है तो -85 मिली वोल्ट वाला क्या हो जाता है, -85 मिली वोल्ट वाला आपका फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फेज को हम कहते हैं फेज 4, दैट इज कॉल्ड फेज 4, ठीक है। ये आपका फेज 4 होता है। तो जो फेज 4 है इसमें आपने याद रखना है कि फेज 4 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं। तो जो आपका फेज 4 है इस इट इज आरएमपी, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रेस्ट में आपकी मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। और अगर हम हार्ट की बात करें, देखिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना जो आरएमपी होता है ना, अगर हम ज्यादातर सेल्स की बात करें, वो तो हर सेल के वैसे डिफरेंट होता है, बट ज्यादातर जो सेल्स होते हैं ना, इनमें जो हमारा आरएमपी होता है दैट इज 70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। बट अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि वाई द आरएमपी, ठीक है, द वाई द आरएमपी ऑफ आवर हार्ट इज मोर नेगेटिव, इवन कि अगर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक गाइटन या फिर कोई और बुक्स हैं, उसको आप उठा के देखेंगे तो वहां पे आपका जो आरएमपी है वो -90 तक भी लिखा होता है, -90 मिली वोल्ट। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार ये जो हमारा हार्ट का आरएमपी होता है ये ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है, ये आप -70 भी तो हो सकता था ना, या -60 हो सकता था। तो आपने याद रखना है ये कुदरत ने इसको ज्यादा नेगेटिव इस वजह से रखा है ताकि हमारे हार्ट को जल्दी एक्साइट ना किया जा सके। देखें अगर इसका आरएमपी कम होता तो हम इसको बड़ी आसानी से एक्साइट कर लेते, तो फिर तो हमें एरिथमिया का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता। तो आपने याद रखना है कि वाई द आरएमपी ऑफ आवर हार्ट इज मोर नेगेटिव। तो आपने इसके आगे एक लाइन लिखनी है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरिथमियाज, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेशन, क्योंकि हार्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर ये खुद ही एक्साइट होना शुरू हो जाएगा फिर तो बड़े मसले हो जाएंगे। तो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरिथमियाज, एरिथमियाज के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर मतलब एरिथमियाज के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है उसमें जो आरएमपी होता है वो कम होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है हार्ट का, ठीक है। ये इसके अंदर छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम ना जरा रिवाइज करते हैं अपने जो ग्राफ है उसको रिवाइज करते देखें। मैंने कहा कि आपका हार्ट कैसे क्या होता है, कैसे एक्साइट होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको समझने के लिए देखें, सबसे पहले हमने कहा कि यार जब भी आपके अंदर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है ना, तो सबसे पहले तो नर्व इम्पल्स आती है। जब वो नर्व इम्पल्स आती है तो सबसे पहला काम क्या करती है, जो आपके सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ना, इसको ओपन करती है, जिससे क्या होता है बहुत सारा सोडियम आपके सेल के अंदर चला जाता है। क्योंकि बहुत सारा सोडियम आपके सेल के अंदर चला जाता है तो उसका ये होता है कि आपका जो पहले आरएमपी माइनस में था, जो आपकी मेम्ब्रेन पहले नेगेटिव हुई पड़ी थी, वो अब क्या चली हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो आपकी जो मेम्ब्रेन होगी वो -85 से डायरेक्टली कहां पे पहुंच जाती है, +20 पे। जब +20 पे जाती है तो यहाँ पे आपका P1 फेज, एक छोटू सा फेज है जो येलो कलर का है, ये स्टार्ट होता है। जो P1 फेज है ये ऐसा फेज है जिसमें आपके पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। अब देखें आपका सोडियम पहले सेल के अंदर आया था तो पॉजिटिव चार्ज आया तो आपकी ग्राफ ऊपर चला गया। फिर आपका जब सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल ओपन होता है तो अब पॉजिटिव चार्ज आपके सेल के बाहर जा रहा है, तो आपका फेज 1 स्टार्ट होगा जो एक नेगेटिव फेज है और इसमें ग्राफ फिर नीचे आ जाएगा। फिर क्या होता है कि आपका जितना पोटाशियम बाहर जा रहा है उतना ही आपका कैल्शियम अंदर आता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज, ये P2 फेज होता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये जो कैल्शियम हमारे सेल के अंदर आया ना, ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओपन करेगा ताकि उससे कैल्शियम रिलीज हो और हमारा जो हार्ट है वो क्या हो सके, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है P3 फेज। जो P3 फेज है इसमें क्या होता है कि आपके कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, बट जो आपका पोटाशियम चैनल है वो ओपन रहता है और पोटाशियम बहुत ज्यादा बाहर निकलता है। जब पोटाशियम बहुत ज्यादा बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है, पोटाशियम इफ्लक्स होता है और इस वजह से हमें क्या मिलता है, इस वजह से हमारा जो फेज होगा वो नेगेटिव फेज होगा। और जो आखिरी फेज होता है दैट इज P4 फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसमें आपका जो मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से रेस्टिंग फेज में आ जाती है। इसका जो पॉइंट होता है दैट इज -85, ठीक है। और फिर आपने याद रखना है कि आपके हार्ट की जो आरएमपी है वो ज्यादा नेगेटिव क्यों है, मतलब कि वाई द आरएमपी ऑफ आवर हार्ट इज मोर नेगेटिव देन अदर सेल्स। तो आपने याद रखना है टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ अरिथमियाज, अरिथमियाज के रिस्क को कम करने के लिए हमारा जो बॉडी है उसमें आरएमपी क्या होता है, ये ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है, ताकि इसको जल्दी एक्साइट ना किया जा सके। उसके बाद आपकी बुक ने ना एक फर्क लिखा हुआ है कि आपके जो कार्डिक मसल्स हैं, ठीक है, आपके जो
कार्डियक मसल्स हैं और जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं। तो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में उसने एक डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, जो आपका कार्डियक मसल है, उसने लिखा है कि कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है जिसमें हमें प्लेट्यू फेज मिलता है। हमने अभी पढ़ा है ना कि जो हमारा P2 फेज था, उसमें प्लेट्यू फेज होता है। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जो कार्डियक मसल है, इसके अंदर प्लेट्यू फेज मिलता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है, इसके अंदर हमें कोई भी प्लेट्यू फेज नहीं मिलता। अगली बात आपने याद रखनी है। देखिए, जो आपका कार्डियक मसल है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की जरूरत है। हमने अभी पढ़ा कि जब प्लेट्यू फेज होता है तो क्या होता है, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। और ये जो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, ये क्या करता है, ये आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओपन करता है, ताकि जो कैल्शियम है वो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। तो लेकिन जो स्केलेटल मसल होता है ना, स्केलेटल मसल, इसको नो मतलब इसको कोई जरूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की इसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपके कार्डिक मसल्स होते हैं, देखिए आपका दिल एक यूनिट की तरह काम करता है। और चूंकि दिल एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर ना क्या होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। आप अगर अपनी गाइटन एंड हॉल जो बुक है उसका उठा के देखें, तो उसमें उसने स्टार्ट यहाँ से लिया है कि जो हमारा दिल होता है, ये एक यूनिट की तरह काम करता है। तो आपने कहना है कि कार्डिक मायोसाइट्स आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड, मतलब कि हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड, इनके दरमियान बहुत ज्यादा कनेक्शन होते हैं, ताकि ये एक एज अ यूनिट काम कर सके। इन इलेक्ट्रिकल कपल को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, जो आपके हार्ट के मसल्स होते हैं ना, फर्ज करें एक ये हार्ट का मसल है, ठीक है, और एक ये हार्ट का मसल है, एक ये है। तो मैंने जस्ट मिसाल दिया आपको, तो इनके दरमियान ना इस तरह बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को हम कहते हैं गैप जंक्शंस। दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। और यहाँ से बहुत सारी जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। और इन गैप जंक्शंस की वजह से जो हमारा हार्ट होता है, वो क्या करता है, वो एज अ यूनिट काम करता है, वो एक यूनिट की तरह काम करता है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। है बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है। हाँ, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि जो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, ये आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इट अकर्स, ठीक है, ये क्या होता है, इट अकर्स इन ऑल मसल, मतलब सारे आपके हार्ट के मसल्स के अंदर यही होता है, एक्सेप्ट, ठीक है, किसके अंदर, एक्सेप्ट एसए और एवी नोड। जो एवी नोड और एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल है, वो हम इससे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आपने बस ये इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी हाँ, इसमें अगर आपका कोई सवाल होता है, कोई जवाब होता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या आप कोई ऐसी चीज़ हमें बताना चाहते हैं जिससे हम मजीद क्लासेस को इम्प्रूव कर सकें, या फिर आप ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश के अंदर पढ़ाया करें, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी लोगों को मसला होता है। तो अगर आप जो भी चाहते हैं या जो भी आपका ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, और उससे क्या होगा कि हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो आपका कोई सवाल होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।